हाय एवरीवन। तो आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 18 करने वाले हैं, जो कि है वाइस प्रेसिडेंट। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 17 तक कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं वो वीडियोस, तो आपको लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही मैं आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा इंडेक्स देख लेते हैं, ज़रा सा ऊपर चलते हैं। तो ये था इंडेक्स, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। तो हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बेसिक था। पार्ट 2 कर चुके हैं, पार्ट 3 हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो हमारे ये है पार्ट 3 में यूनियन एग्जीक्यूटिव्स कौन कौन है, वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक और होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो तब कवर करेंगे। बट फिलहाल जब हम स्पेसिफिकली अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करूँ ना, तो इनको ना हमको कंपैरिजन में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बात किया कि प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कोलाज इलेक्ट करता है, ठीक है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट को भी एक इलेक्टोरल कोलाज इलेक्ट करता है, बट दोनों में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमको ये ऐसे कंपैरिजन में याद रखना है। ठीक है, इसे कंपैरिजन में याद रखने से ना चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, प्लस याद रहता है इजीली। ठीक है, तो आज हम यही करने वाले हैं कि प्रेसिडेंट वाला चैप्टर जो जिन लोगों ने अच्छे से समझा होगा ना, उनको ये चैप्टर आज का कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक दो ही चीज़ें डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें डिट्टो सेम है। ठीक है, तो इसको करने वाले हैं आज हम लोग। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत भी नॉइज़ आएगा ना, तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। होता क्या है ना, मैं सोचती हूँ दिन में रिकॉर्ड कर लूँगी, रात में कर लूँगी, बट इवेंचुअली वो फिर टलता जाता है, फिर वीडियो नहीं आती है। तो इसीलिए मैंने सोचा है 21 जनवरी से, यानी कि कल से मैं डेली डालूंगी वीडियोज़, ताकि आप लोगों का जल्दी मैं कवर करा सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं, और सिर्फ ये चैप्टर नहीं करने वाले आज हम लोग इसके ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, प्लस जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेसिडेंट वाला चैप्टर जब पढ़ाया था, कुछ क्वेश्चंस थे, राइट, 30 क्वेश्चंस थे, उनको भी सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये जो चैप्टर्स है ना यूनियन एग्जीक्यूटिव वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना आपके मेंस में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि अब प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस बताओ, क्वालिफिकेशंस बताओ। तो प्रॉपर आपको मेंस आंसर राइटिंग भी लिखनी होती है, इसी वजह से इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इन चैप्टर्स को। ठीक है, तो ज़रा चलते हैं, ज़रा फटाफट से देखते हैं इस चैप्टर को। वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर नंबर 18 हमारा ये रहा। तो इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ बताओ मेरे को, जब हम लोग प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, करेक्ट। और प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है ना, सबसे प्रेस्टिजियस, यानी कि अगर मैं बात करूँ इंडिया में जॉब्स की, अगर हम रैंकिंग करना स्टार्ट कर दें कि ये जॉब फर्स्ट नंबर पे आता है, ये जॉब सेकंड नंबर पे आता है, ये जॉब थर्ड नंबर पे आता है, तो फर्स्ट नंबर पे जो जॉब है वो जॉब किसकी है, हमारे प्रेसिडेंट की जॉब है फर्स्ट नंबर पे। और मतलब सबसे हाईएस्ट ऑफिस जो होल्ड करता है ना हमारी पूरी कंट्री में, वो प्रेसिडेंट का ऑफिस है। ठीक है, और प्रेसिडेंट के ऑफिस के बाद किसका ऑफिस है, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना, उनका सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है हमारे कंट्री में, प्रेसिडेंट के बाद। लेकिन समझ में आ गया। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट वाला है ना, ये आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 71 तक डील करता है इस चीज़ से। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, ही इज अकॉर्डेड अ रैंक नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। समझ में आ गया। अब अगर मैं आपको ये पूरा चैप्टर समझाऊँ ना, कुछ भी नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब हम ये पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में, हमें पता होना चाहिए कि ये लोग इलेक्ट कैसे होते हैं, एग्जैक्टली इनका इलेक्शन होता कैसे है। दूसरी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इनका एग्जैक्टली क्वालिफिकेशंस क्या है। अगर मुझे कल की डेट में वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो मैं कैसे बन सकती हूँ, क्या क्या वो क्राइटेरिया है जो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया है, चाहे कोई प्रेसिडेंट बन गया है, चाहे कोई वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, वो तब तक वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं कहलाए जाएंगे जब तक वो ओथ ना ले ले। समझ में आ गया। ओथ लेने के बाद ही पूरा इलेक्शन का जो प्रोसीजर है ना, वो कंप्लीट माना जाता है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलवाता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलवाता है। फिर कंडीशंस होती हैं कुछ, मतलब ये जो ऑफिसेज हैं, देखो यूजुअली ना जो भी ये पावरफुल ऑफिस है, फॉर एग्जाम्पल IAS ऑफिसर्स हैं हमारे कंट्री में, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई भी ऐसा ऑफिशियल ड्यूटी वाले हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स हैं, तो वो जब अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ना, तो उनके पास पावर्स तो होती हैं, पर वो पावर्स के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी होती हैं कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप वो काम नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं रह सकते, आप वैसे नहीं रह सकते। तो वो जो कंडीशंस है वो हमें पता होनी चाहिए, प्लस वो कितने साल तक अपनी पोजीशन पे हैं वो पता होना चाहिए। और अगर इन केस उनका देहांत हो गया या ऐसी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई जिसके कारण उनको, मतलब हमारे कंट्री में ऐसी कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे अब, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कौन आएगा उनकी जगह पे,
और पावर्स क्या है उनके और एग्जैक्टली क्या ड्यूटीज़ हैं उनकी वो देखेंगे हम, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें मैंने आपको प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में भी बताई थी, आज हम वाइस प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे। अगर आपको पता हो हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, बताओ मुझे। इलेक्टोरल कोलाज होता है, मैंने आपको बताया था 3 तरीके के लोग होते हैं हमारे इलेक्टोरल कोलाज में, लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं देखते हैं। Like the president, the vice president is also not directly elected by the people. इनके केस में भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। किस मेथड से होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन के मेथड से। अब ये इलेक्टेड होते हैं, ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कोलाज कंसिस्टिंग कौन होते हैं हमारे, पहले बताओ मुझे। प्रेसिडेंट में जो इलेक्टोरल कोलाज होता है ना उसमें कौन होते हैं? उसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, प्लस जो MLAs होते हैं वो होते हैं सारे स्टेट्स के, प्लस जो दिल्ली और पुडुचेरी के जो MLAs हैं वो भी होते हैं, राइट। बट जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स वोट देते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स होते हैं, जो हमारे MLAs होते हैं, वो वोट नहीं देते हैं। तो किसी भी स्टेट के MLAs वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, वो भी नॉमिनेटेड मेंबर प्लस इलेक्टेड मेंबर, दोनों ही मेंबर्स, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बहुत अच्छे से क्लियर किया है कितने नॉमिनेटेड मेंबर हैं, कितने इलेक्टेड मेंबर हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऑल द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोथ द हाउसेस, दोनों ही इस इलेक्टोरल कोलाज में कौन है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों ही हाउसेस के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो सारे ही वोट करेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। और डज नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के कोई भी मेंबर इनको वोट नहीं करेंगे। समझ में आ गया। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर वोट करते हैं। बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन था, देखो यहाँ पे वापस आओ ऊपर, ये देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन था। इलेक्टेड मेंबर थे दोनों हाउसेस के, इलेक्टेड मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, और इलेक्टेड मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी। समझ में आ गया। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा ये दोनों तो है ही नहीं, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें भी इलेक्टेड के साथ साथ प्लस नॉमिनेटेड भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप लोगों ने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना तो ये चैप्टर उसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। बस यही एक चीज़ डिफरेंस है इसमें, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। देखते हैं हम, समझ में आ गया। तो ये आपको पता लग गया। अब एक चीज़ और, जब हम प्रेसिडेंट का पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इस पूरी टर्म का मैंने आपको मतलब भी बताया था कि क्यों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हमने ऑप्ट किया और क्यों सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मीनिंग क्या होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, ठीक है। तो इसमें भी हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। समझ में आ गया। उस चीज़ का हम लोग फॉलो करते हैं। इसके बाद अब क्वालिफिकेशन सेम एज प्रेसिडेंट वही है, ही शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। बस एक ही चीज़ इसमें डिफरेंट, देखो पूरा वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर और प्रेसिडेंट का चैप्टर सेम है, बस 2 चीज़ें इसमें डिफरेंस है। 2 चीज़, एक तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे MLAs भी वोट करते हैं, बट हमारे वाइस प्रेसिडेंट को MLAs वोट नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, क्वालिफिकेशन में ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ही शी शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल के होने चाहिए। ही शी शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और वहाँ पे क्या था, एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन था, एक सेकेंड रुको, क्वालिफिकेशंस हमने यहाँ पे देखे थे। क्या क्वालिफिकेशंस देखे थे हमने प्रेसिडेंट के लिए, ही शी शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के मेंबर बनने के लायक होने चाहिए। समझ में आया, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है, राज्यसभा के मेंबर बनने के लायक होने चाहिए, तभी वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। समझ में आ गया। बस एक यही डिफरेंस है, राज्यसभा। इसके बाद ही शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई और किसी और ऑफिस में बेसिकली कोई और उनका इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है इस चीज़ का मतलब। तो समझ में आ गया। बस यही 2 चीज़ डिफरेंस थी, अब कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। अब क्या है, ओथ टू बेयर द ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। समझ में आ गया, ये ओथ है। उसके बाद ओथ ऑफ द, अच्छा अब मुझे ये बताओ प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है। अगर आपको नहीं है पता तो आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट वोट दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं। और अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न तो प्रेसिडेंट जिसको भी नॉमिनेट कर देंगे कि आप जाके इनको वो ओथ दिलवा दीजिए, तो वो उनको ओथ दिलवा देंगे। समझ में आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो एक चार्ट बनाओ,
और उस चार्ट में ये चीज़ें लिखो। समझ में आ गया कि ओथ किसको कौन दिलवाता है, क्योंकि ये चीज़ पूछी जाती है और ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलवाता है ये पता होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलवाता है। अब इसके बाद कंडीशंस, अब कुछ कंडीशंस हैं, ऐसी तो नहीं आप बन जाएंगे। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री के, वो जो वाइस प्रेसिडेंट है वही वाइस प्रेसिडेंट हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, देखो पहले इस चीज़ को समझो। जो हमारी राज्यसभा है ना और जो लोकसभा है, दोनों हाउसेस, लोकसभा में कौन होते हैं, लोकसभा में स्पीकर होते हैं, ठीक है, और एक डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। और जो राज्यसभा है वहाँ राज्यसभा में कौन होता है, एक चेयरमैन होते हैं और एक डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, दोनों का काम फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। अब जो चेयरमैन होते हैं ना, वो उनके लिए कोई सेपरेट इलेक्शन नहीं होता है हमारे यहाँ क्या होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट है ना हमारी कंट्री के, वही राज्यसभा के चेयरमैन हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे दी ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने कहा था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि किसी कोई और काम नहीं करने चाहिए। यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है कि कोई और ऑफिस होल्ड नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया? तो फिर हमारे प्रेसिडेंट दो काम कैसे कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट भी हैं प्लस राज्यसभा के चेयरमैन भी है। ये चीज़ क्यों, मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे जो इंडिया का सीन ऐसा है, हमारे इंडिया का, कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का मेन काम है, वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है पहले ये बताओ। वाइस प्रेसिडेंट, नाम से ही पता चल रहा है वाइस प्रेसिडेंट। अगर कोई ऐसी आपातकालीन सिचुएशन आती है जिस सिचुएशन में हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं वो मतलब नहीं परफॉर्म कर सकते अपनी ड्यूटी, ठीक है, मान लो कुछ इमरजेंसी आ गई, उनका सडनली देहांत हो गया हमारे प्रेसिडेंट जी का, तो फिर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझाने दो मेरे को। देखो सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रही हूँ आपको। वाइस प्रेसिडेंट बन गए, सपोज करो कि ए एंड बी दो पर्सन है, ए हमारे प्रेसिडेंट है और बी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। और मैंने आपको क्या बताया, यही हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। ठीक है, और सी जो है वो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन है। क्लियर है? ये चीज़ बहुत ईजी है समझने में। या इसको रुको, इस नाम से नहीं, इस नाम से डिनोट नहीं करते हैं, इस नाम से डिनोट करते हैं। पी से प्रेसिडेंट, और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट वीपी, और ये हमारे डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के। ठीक है, और अब क्या हुआ है, ये जो है इलेक्शन हो गया वाइस प्रेसिडेंट का, और ये वाइस प्रेसिडेंट जो है ये अब क्या बन चुके हैं, ये बन चुके हैं अब हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं ये। तो ये ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। ठीक है, अब फॉर द टाइम बीइंग अगर प्रेसिडेंट ठीक से काम कर रहे हैं तो हमें वाइस प्रेसिडेंट की कोई ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर साल के 365 डेज़ है, मतलब 5 साल के लिए हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट है और 5 साल तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट को कुछ भी नुकसान, या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट नहीं है, तो उस केस में तो हमें वाइस प्रेसिडेंट नहीं चाहिए ना। तो तब तक वो क्या करेंगे, खाली बैठे रहेंगे। इसी वजह से ये रूल बनाया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो ही चेयरमैन रहेंगे हमारे राज्यसभा के। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिस सिचुएशन में हमारे राज्यसभा के चेयरमैन को प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभानी पड़ रही है, तो उस केस में जो डेप्यूटी चेयरमैन है ना वो चेयरमैन का काम करेंगे। समझ में आया आपको क्या बोल दिया मैंने अभी? मैंने आपको बोला कि हमारे जो राज्यसभा, देखो शुरू से देखो सुनो, हमारे प्रेसिडेंट को कुछ अगर हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है ना, उनका इवेंचुअली ऐसा कोई काम नहीं है। ठीक है, उनका बस इतना सा काम है कि अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट बने, ताकि कंट्री में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट ही नहीं है। समझ में आ गया? उस सिचुएशन को संभालने के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल कुछ नहीं हुआ है प्रेसिडेंट को, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो चेयरमैन ही रहते हैं राज्यसभा के। और अगर जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो गया तो अब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करेंगे। और जब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभाएंगे तब तक जो डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के वो चेयरमैन की ड्यूटी निभाएंगे राज्यसभा के। आई होप मैंने अच्छे से समझाया हो इस चीज़ को। ठीक है, आप चलते हैं नीचे ज़रा सा। ठीक है, कंडीशंस क्या है इनकी ऑफिस की, ही शी शुड नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे, और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, किसी हाउस के मतलब ना स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होने चाहिए ना पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर होने चाहिए। इफ़ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ही इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट, उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज वाइस प्रेसिडेंट, जिस दिन वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं उसी दिन से। ठीक है, इसके बाद ही शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया। अब टर्म क्या है, देखो मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जो यूएसए है ना, यूएसए में जो हमारे दो तरीके के, देखो इंडिया और यूएसए एक चीज़ से डिफ़र करता है, वो क्या है
कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है ना और जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर देखो 5 साल का टर्म पीरियड है जैसे प्रेसिडेंट का, कितने साल का है, 5 साल का, लेकिन ड्यू टू अनफॉर्चुनेट कंडीशन उनकी जो फर्स्ट ईयर में ही डेथ हो जाती है, तो अब उनका 5 साल में से 1 साल तो चला गया, कितने साल बचे, 4 साल बचे। तो अब जो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे ना, वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, तो वो 4 सालों तक रहेंगे उनकी पोजीशन पे, जब तक इनका जो कार्यकाल है वो खत्म नहीं होता। जितना टाइम बचा हुआ है ना 4 साल का, उसको निभाएंगे वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सीन नहीं है। इंडिया में जैसे 5 साल का टर्म पीरियड है और 1 साल में ही जो प्रेसिडेंट है उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जो 4 साल के लिए नहीं बनेंगे अब, बल्कि हमारे यहाँ ये रूल है, जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। 6 महीने के बाद उनको वापस अपनी चेयरमैन वाली ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी है उनकी, उनको वापस उस सिचुएशन पे जाना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही प्रेसिडेंट बन के रह सकते हैं। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसमें भी आप ये चीज़ देखोगे। क्लियर है? इसके बाद और कहाँ थे हम, तो ये समझ में आ गया आपको। अब टर्म, तो ये टर्म 5 साल का होता है फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। हाउएवर ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। अब जब आप ये 5 चीज़ें पढ़ रहे हो ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आपको ये पता होना चाहिए इनको ओथ कौन दिलवाता है। और दूसरा चीज़, अगर ये लोग रिज़ाइन करेंगे तो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेंगे, ये पता होना चाहिए। ये 1 डे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज़ कि अगर हमारे जो ये है वाइस प्रेसिडेंट जी, ये अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं, ये अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। अब ही कैन ऑल्सो भी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑफिशियल टर्म। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमने जब प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट को उनकी सीट से इंपीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा भी हटाया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट को भी उनकी पोजीशन से इंपीचमेंट के प्रोसेस से हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कैच है। कैच क्या है? जो इंपीचमेंट का प्रोसेस था प्रेसिडेंट का, वहाँ पे क्या लिखा था, क्यों उनको इंपीच कर सकते हैं हम, फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेशन कर रहे हैं। बट वाइस प्रेसिडेंट को उनकी सीट से हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आप उनको इसी बिहाफ पे हटा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज़, जब प्रेसिडेंट को हमें हटाना है उनकी पोजीशन से, तो वो जो रिजोल्यूशन है ना इम्पीचमेंट का, वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउसेस में किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राइट। लेकिन अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको उनकी पोजीशन से अगर मुझे हटाना है, तो फिर वो जो रिजोल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच लोकसभा नहीं कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा कर सकता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि इनके इम्पीचमेंट का कोई एक्सप्लिसिट कारण नहीं है लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। उनको राज्यसभा को लगेगा कि ये वाइस प्रेसिडेंट ठीक नहीं है, इनएफिशिएंट है, कुछ भी रीज़न वो दे सकते हैं उनको अपनी पोजीशन से हटाने का। लेकिन प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? और इनका जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ना, इतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है। राज्यसभा रिजोल्यूशन आपका शुरू करती है, और जब राज्यसभा वो रिजोल्यूशन स्टार्ट करती है, उनको 14 दिन का नोटिस देना होता है वाइस प्रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ आपको आपकी पोजीशन से हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो वही बस 14 दिन के नोटिस के बाद अगर वो रिजोल्यूशन जो है ना राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, और लोकसभा जब राज्यसभा से पास हो गया फिर वो लोकसभा के पास जाएगा, और लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। दैट इज़ इट। क्या बोला मैंने आपको कि वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। उस इम्पीचमेंट प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है। राज्यसभा के इनिशिएट करने के बाद 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा हमको प्रेसिडेंट जी को, वाइस प्रेसिडेंट जी को। एंड उसके बाद वो जो रिजोल्यूशन है राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। वो रिजोल्यूशन पास हो गया, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए लोकसभा में। दैट इज़ इट। उसके बाद हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ही फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल। फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं चाहिए। ही कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड अग्रीड टू बाय द लोकसभा। बस इतना सही है। समझ में आ गया?
अब दैट मीन्स रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा, इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब वही स्पेशल मेजोरिटी, एंड बाय सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा, ठीक है। एंड दिस रिजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा, ये आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा ये? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में, नॉट इन लोकसभा। बट नो सच रिजोल्यूशंस कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज एडवांस नोटिस हैज़ बीन गिवन। 14 दिन का नोटिस अगर आपने नहीं दिया है वाइस प्रेसिडेंट को तो फिर ये रिजोल्यूशन दूसरे हाउस में ट्रांसफर होगा ही नहीं, आपके हाउस से पास होने के बावजूद भी आपको नोटिस देना ही पड़ेगा। इसके बाद नो ग्राउंड हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली इनको इनकी पोजीशन से हटाने के लिए कुछ लिखा नहीं गया है कि आप इसी बिहाफ पे इनको हटा सकते हो, कोई कारण नहीं दिया गया है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड हिज ऑफिस इस टर्म ऑफ फॉर 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्जेस, जब तक उनके जो सक्सेसर है वो ना आ जाए तब तक वो अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्ट टू दैट ऑफिस, दैट मीन्स कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल है और इंडिया में वो n नंबर ऑफ टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसके बाद ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जो मैंने आपको बताया। तो दैट इज इट, यही था जो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आप वैकेंसी देखते हैं किन किन कारणों से हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है ना वो खाली हो सकती है। तो पहला है ऑन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ 5 years। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब हमारे प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली होती है ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने तक ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली है। अब आप सोचोगे 6 महीने तक प्रेसिडेंट नहीं है, नहीं, प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली है इसका मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज़? लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के बिहाफ में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, बल्कि सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन अगर वेकेंट हो जाती है तो जल्दी इलेक्शन कराया जाए वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए। बस इतना सा ही लिखा हुआ है, कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ कि 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वेयरएज प्रेसिडेंट के केस में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं, ठीक है। अब कौन सी सिचुएशन है जिसपे वैकेंसी आ सकती है? अगर उनका 5 साल का टर्म पीरियड पूरा हो जाए, रेजिग्नेशन दे दें, उनको हटा दिया जाए, इम्पीचमेंट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, बाय हिज डेथ, या फिर ऐसा प्रूफ हो जाए कि जिस इलेक्शन द्वारा उनको इलेक्ट किया गया था वो इलेक्शन गलत तरीके से हुआ था, वो इलेक्शन ही वॉइड डिक्लेयर हो जाए, तो फिर उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। क्लियर है? अब है यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़, पावर्स एंड फंक्शन। द फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर टू फोल्ड का मतलब क्या है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना उनकी जो पोजीशन है ना उस पोजीशन पे रह के उनको 2 फंक्शंस करने होते हैं। कौन से? एक तो वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है और दूसरे हमारे जो राज्यसभा हाउस है उसके क्या है, वो चेयरमैन है। तो ये दोनों ही फंक्शन हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट को निभाने होते हैं। अब ही शी एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका एक्स ऑफिशियो का मतलब है ऑटोमेटिकली, यानी कि अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है तो कहीं ऐसा एक्सप्लिसिटली कोई नोटिस नहीं निकलेगा कि आज से आप राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा। बल्कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट हो तो आप ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन हो। अब इन दिस कैपेसिटी हिज हर पावर्स फंक्शंस आर सिमिलर टू दो स्पीकर ऑफ लोकसभा। जितनी मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इक्वल। समझ में आ गया? तो जो स्पीकर ऑफ लोकसभा को जो पावर्स फंक्शंस मिलेंगे वही पावर और फंक्शन हमारे वाइस प्रेसिडेंट को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन है। समझ में आ गया? अब एक चीज़ और, जो सैलरी स्पीकर ऑफ लोकसभा की है और जो भी उनको इमोल्यूमेंट्स और जो भी उनको वो मिलते हैं, क्या कहते हैं, पर्क्स मिलते हैं स्पीकर होने के हमारे लोकसभा के, सेम पर्क्स हमारे चेयरमैन को भी मिलते हैं राज्यसभा के। और हमारे राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट जी, ठीक है। कब तक? देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, हमारे वाइस प्रेसिडेंट का तब तक कोई काम नहीं है जब तक हमारे प्रेसिडेंट को कुछ ना हो जाए, ठीक है। तो वो पूरा टाइम ना जो स्पीकर ऑफ लोकसभा की सैलरी है, जो उनको पर्क्स मिले हुए हैं, वही पर्क्स और वही सैलरी उनको मिलती है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन जैसे ही हमारे प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनना पड़ जाए, तो उस केस में जो हमारे प्रेसिडेंट की सैलरी है, जो उनको पर्क्स मिलते हैं, वही पर्क्स और वही सैलरीज वाइस प्रेसिडेंट को मिलेंगी 6 महीने तक, मैक्सिमम से मैक्सिमम, जब तक वो प्रेसिडेंट है उनकी पोजीशन पे तब तक। अगर वो 3 महीने के लिए प्रेसिडेंट रहे तो 3 महीने के लिए उनको वो मिलेगा, 2 महीने के लिए रहे 2 महीने के लिए मिलेगा। तो इसी तरीके से जितने टाइम के लिए वो प्रेसिडेंट है उतने टाइम के लिए उनको प्रेसिडेंट वाली सैलरी और वो सब मिलेगी। बट जैसे ही वो चेयरमैन बन जाएंगे वापस उनको वही जो स्पीकर ऑफ लोकसभा को सैलरी मिलती है वही सैलरी मिलेगी,
ठीक है, आई होप ये क्लियर हो। इसके बाद ही शी एक्ट एज द प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज ही शी कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months विद इन विच अ न्यू प्रेसिडेंट हैज़ टू बी इलेक्टेड। समझ में आ गया आपको? 2 फंक्शन है, एक तो चेयरमैन है वो, और दूसरे प्रेसिडेंट बनेंगे। कब बनेंगे? अगर हमारे प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो। Also, when the sitting president is unable to discharge his function due to absence, illness or any other cause, the vice president discharges his function until the president resume his office. मान लो प्रेसिडेंट के घर में किसी की शादी है, ठीक है, या कोई ऐसा फंक्शन आ गया जिस वजह से वो छुट्टी पे हैं, कुछ भी कारण आ सकता है यार, तो फिर उस केस में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना, उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ठीक है, अब वाइल एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी कि जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं तो फिर वो राज्यसभा के चेयरमैन का कोई भी काम नहीं करते हैं, तब वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं है, तब वो सारे काम डेप्यूटी चेयरमैन जो है उनको करना पड़ता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दोज ड्यूटीज आर परफॉर्म बाय डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। समझ में आ गया? अब द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड एनी इमोल्यूमेंट्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे सैलरी फिक्स कर रखी है कि इस लेवल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को पे किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को पे किया जाएगा, लेकिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और इसी वजह से जो हम स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए डिसाइड हुआ है वही हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को भी चिपका देते हैं, क्योंकि उनका काम है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का। ठीक है, अब इसके बाद ही ड्रॉज हिज रेगुलर सैलरी इन हिज कैपेसिटी एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दैट्स इट। इसके बाद ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज फंक्शन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द सैलरी एंड अलाउंसेस पेएबल टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बट द सैलरी एंड अलाउंसेस टू द प्रेसिडेंट। समझे? यानी कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट की जगह प्रेसिडेंट वाला काम कर रहे हैं तब उनको जो प्रेसिडेंट की सैलरी और जो भी पर्क्स होते हैं वो सारे मिलेंगे, तब तक ही जब तक वो प्रेसिडेंट है तब तक बस। ठीक है, इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कंपेयर्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी अभी समझा चुकी हूँ। द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड्स टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वेकेंट एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रीडिसेसर। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो जो करंट प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल था ना 5 साल का, ठीक है, वो सिर्फ उसी टाइम को अज्यूम करेंगे। यानी कि अगर करंट प्रेसिडेंट 2 साल के बाद कुछ हो गया, ठीक है, उनको तो जो उनकी पोजीशन खाली हो गई है तो जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वो 3 साल के लिए बनेंगे आगे, क्योंकि 5 साल का टर्म पीरियड होता है, 2 साल का वो ऑलरेडी कर चुका है तो 3 साल का निभाएंगे। बट इंडिया में ऐसा कुछ सीन नहीं है, इंडिया में सिर्फ 6 महीने के लिए रह सकते हैं, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराए जाते हैं, उसके बाद नहीं। ठीक है, द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ऑन द अदर हैंड डज नॉट अज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन इट फॉल्स वेकेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म, ही मेयरली सर्व्स एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट अज्यूम चार्जेस। Thus the constitution has not assigned any significant functions to the vice president in that capacity। ठीक है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो अभी तक तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का अपना खुद का कुछ काम नहीं है, वो एक तरीके से चेयरमैन है राज्यसभा के, और वैसे ही कुछ हो जाता है प्रेसिडेंट को तो उसी चेयरमैन को हम लोग क्या कर देते हैं, उन्हीं को हम लोग प्रेसिडेंट बना देते हैं। क्लियर है? तो इसी वजह से अगर आप देखो ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ना उतनी इज्जत नहीं दी है जितनी इज्जत कॉन्स्टिट्यूशन को देनी चाहिए थी वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट का एक्सप्लिसिटली कोई काम ही नहीं है, सिर्फ काम है कि आप खड़े रहो, जब प्रेसिडेंट को कुछ हो जाएगा तो आके प्रेसिडेंट आप बन जाना, दैट्स इट। समझ में आ गया? और जब तक अगर आप कुछ नहीं हो, खड़े खड़े क्या करोगे, तो आप चेयरमैन बन जाओ राज्यसभा के, यही पूरा काम है। समझ में आ गया? और इसी वजह से जो हमारे स्कॉलर्स हैं कुछ, उन्होंने इस पोजीशन को ना हिज सुपरफ्लॉज हाइनेस कहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट का ना कोई सिग्निफिकेंट फंक्शन नहीं दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आ गया? और इसी वजह से जो हमारे यहाँ हमारे स्कॉलर्स ने उनको ये टाइटल दिया है सुपरफ्लॉज हाइनेस। दिस ऑफिस वाज क्रिएटेड विद अ व्यू टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि इस ऑफिस को इसलिए बनाया गया था कि कल की डेट में कोई भी ऐसी सिचुएशन, देखो इंसान बीमार तो कभी भी पड़ सकता है ना, मान लो हार्ट अटैक आ गया या कुछ ऐसा हो गया जिससे सडनली उनको कुछ हो जाए, ठीक है, तो फिर उस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इंडिया इतना बड़ा स्टेट और उस स्टेट का कोई हेड नहीं है, समझ रहे हो? तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कितनी शर्म की बात हो गई है। बस इसी वजह से इसी चीज़ को क्या करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए कि कोई ना कोई प्रेसिडेंट हो जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो, इसी वजह से ये इनका जो ऑफिस है वो क्रिएट किया गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। अब ये ना चैप्टर के लास्ट में आपको बुक में देखने को मिल जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक शीट बनाओ और उस शीट में लिखो सारे आर्टिकल्स। समझ में आ गया? इसी वजह से मैंने यहाँ भी लिख दिए हैं, क्योंकि अगर इनकेस आप लोग इस PDF से पढ़ना चाहो तो फिर आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो उसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग पॉलिटी के साथ इकोनॉमी भी पढ़ना चाहते हो
तो वो लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही मैं आई बटन पे मेंशन कर दूंगी, तो चेक कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लिटरली मैं बता रही हूँ, ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर है ना, इनसे तो आते ही आते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। किससे? प्रेसिडेंट से हटाए जा सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुज ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन हिम, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ऐसा कुछ पढ़ाया क्या मैंने आपको अभी तक? नहीं ना, तो फिर ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ वो जो इम्पीचमेंट नहीं कहेंगे, बट जिस तरीके से उनको हटाया जाता है कि रिजोल्यूशन पास होता है, वो रिजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में पास होता है, फिर लोकसभा भी मान जाती है, तो फिर उनको हटाया जाता है। तो ये तो गलत है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सिर्फ हमारी सही हो जाएगी। ये 2014 का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इलेक्शन of Vice President of India, consider the following statement. The Vice President is elected by an electoral college consisting of members of both the houses of parliament. Absolutely correct. The election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. ये भी एकदम ठीक है. The Supreme Court has exclusive jurisdiction to resolve disputes regarding the election of the Vice President. ऐसा कुछ पढ़ाया क्या मैंने भी आपको? बताओ मेरे को। तो इसका आंसर देखो, मैं बताती हूँ। ये भी ठीक है हमारा, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखो, डी ऑप्शन होगा। ये वाला क्वेश्चन ना आपका बाय द वे 2018 में पूछा गया है। तो ये कह क्या रहा है ये लाइन कि ऐसा कुछ डिस्प्यूट हो जाए कि हम देखो वाइस प्रेसिडेंट को लेके ही नहीं, मान लो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है कि मुझे जानना है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन गलत तरीके से हुआ है मुझे लग रहा है, तो इस चीज़ में जो फाइनल वर्डिक्शन होगा ना वो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा, क्योंकि ये अब एक वो वाली बात हो गई कि कौन डिसाइड करेगा। इसमें जजमेंट चाहिए, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट नहीं कर सकता खुद का। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पार्लियामेंट खुद ही इन्वॉल्व है उस इलेक्शन प्रोसीजर में। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट का भी सेम सीन है, क्योंकि पार्लियामेंट खुद ही इलेक्ट कर रहा है उस पोजीशन पे, तो इसलिए पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकता इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ही है जिसको फाइनल अपनी वर्डिक्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। अब थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कौन है इनमें से? तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कौन है। बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये पता है क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है ये, और इस बार भी 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। इसी वजह से मैं बता रही हूँ आपको। इसका जो है, इनका जो नाम है वो है ये ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अच्छा हाँ, ये जो पूरा नाम है ना, ये मुझे आप लोग कमेंट्स में बताना कि इनका पूरा नाम क्या है। जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे तो नाम हो गया डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका पूरा नाम मुझे कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है। इसके बाद है जो ये, हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये 2012 में पूछा गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कोलाज कंसिस्टिंग ऑफ। कौन है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनमें से कौन सा जो है नियरली ठीक है, क्योंकि प्रॉपर तो ठीक नहीं है। देखो ये क्या कह रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सिर्फ इलेक्टेड ही होते हैं? गलत। मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों ही हाउसेज के मेंबर्स, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। और ये वाला क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स की, अच्छे से पढ़ना इन चैप्टर्स को। अब इसके ऊपर मैंने कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन डिसाइड किए हैं, कुछ 30 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं, फिर हमारा जो प्रेसिडेंट वाले चैप्टर के जो रह गए थे ना, फिर उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग बताओ। द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months विदाउट एन इलेक्शन बीइंग हेल्ड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये एकदम ठीक है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो कितने टाइम तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं? 6 महीने तक रह सकते हैं बिना किसी इलेक्शन के। जैसे प्रेसिडेंट को कुछ हो गया तो सबके माइंड में ये चीज़ एकदम क्लियर है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट आएंगे फॉर 6 months मैक्सिममली। उसके अंदर हमें इलेक्शन करा लेना है प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए, ठीक है। तो ये एकदम ठीक है। फिर है द वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इवन व्हेन फंक्शनिंग एज द प्रेसिडेंट। देखो ये चीज़ गलत हो गई एकदम। क्यों गलत हो गई? ये इसलिए गलत हो गई कि ये वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, चेयरमैन तो है राज्यसभा के, कंटिन्यूज टू एक्ट इवन व्हेन फंक्शनिंग एज द प्रेसिडेंट, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट की तरह फंक्शन कर रहे हैं ना तब वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं है। तो ये हमारा गलत है। इसके बाद है द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन। नहीं, मेंबर नहीं होने चाहिए राज्यसभा के, बल्कि ये होना चाहिए कि वो होने चाहिए, क्या नाम है,
राज्यसभा के इलेक्शन मेंबर के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होने चाहिए। तो हमारा ये भी गलत है, हमारा ये भी गलत है। आई थिंक मैंने ऑप्शंस ना थोड़े ठीक नहीं लिए, यहाँ पे ना 1 ओनली कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ यही ऑप्शन है हमारा जो ठीक है। अब आप लोगों ने एक डिफरेंस देखा, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो पहले ना आपके ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2014 का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसमें देख लो 2 स्टेटमेंट्स हैं। अब पहले क्या होता था, पहले सेम चैप्टर है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, और इससे हमारे 2 क्वेश्चन बन गए। तो मैंने अगर वाइस प्रेसिडेंट वाला पढ़ा हुआ है तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सकती हूँ, 2 नंबर मिल गए मेरे को, राइट। लेकिन अब क्या होता है ना, ये क्वेश्चन सेम रहेगा वाइस प्रेसिडेंट, और ये वाला प्रेसिडेंट वाले चैप्टर से डाल देगा। मान लो यहाँ प्रेसिडेंट हो जाता फॉर एग्जाम्पल, तो अब इस केस में क्या हुआ है, कहने को तो ये एक ही क्वेश्चन है कि एक ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग स्टेटमेंट है 2 अलग अलग चैप्टर्स से। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी वजह से मुझे इन दोनों ही चैप्टर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और इसी वजह से जो अब जो पेपर होता जा रहा है ना, वो डे बाई डे डिफिकल्ट इसी वजह से होता जा रहा है, क्योंकि अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये भी ऐसे नहीं आ रहे कि एक ही चैप्टर से आ गए आपके, नहीं, अलग अलग चैप्टर्स से आ रहे हैं। इसी वजह से इस बार हमें सारे चैप्टर्स को इस बार से अच्छे से करना है हमको, समझ में आ रहा है, ताकि कोई भी चैप्टर हमारा रह ना जाए। तो हमारा ये हो गया 2014 का, और इसी वजह से मैंने इस बार का क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से फ्रेम किया, थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे स्टेटमेंट वाइज, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट इज द राइट। और आप एक बात बताऊं, ये तो ऐसे तो लिख दिया है मैंने, पर अब ऐसे नहीं आता। पता है क्या आता है, एक तो ये 3 स्टेटमेंट तीनों अलग अलग चैप्टर्स से होंगी, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, ओनली 3 पेयर इज करेक्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो अब मुझे ना इन तीनों ही स्टेटमेंट्स के बारे में 100% श्योरिटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे मुझे पता था, मान लो कि ये वाला गलत है, चलो इसमें देखते हैं, ठीक है। जैसे 3 स्टेटमेंट्स थे, अब मैंने आपको क्या बताया, इसमें मैंने मान लिया कि ये वाला गलत है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी काटूंगी सेकंड को, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, मुझे आंसर मिल गया मेरा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब मुझे किसी भी स्टेटमेंट को लेकर ना 100% श्योर होना पड़ता है, समझ में आ रहा है। और इसी वजह से अब मुझे एक ही चैप्टर को 15 बार, 20 बार, 25 बार भी रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is correct regarding the removal process of the Vice President of India? The resolution for removal can be initiated only in Rajya Sabha. Absolutely correct. उसके बाद क्या है, the resolution must be passed by an effective majority of Rajya Sabha. ये भी एकदम ठीक है। अब the Lok Sabha must agree to the resolution by a simple majority. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी री इलेक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग 1 टर्म इन ऑफिस। ये गलत है, क्योंकि वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल है। The process for resolving disputes related to the election of the vice president is detailed under Article 71 of the Constitution. अब आर्टिकल नंबर 71 है क्या, इसको देखते हैं फटाफट। तो आर्टिकल नंबर 71 क्या कह रहा है, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आप देख रहे हो, यानी कि 71 में लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो डिस्प्यूट ही क्यों ना हो, वो आर्टिकल नंबर 71 में लिखा हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट था हमारा थर्ड क्वेश्चन का, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग अ वैकेंसी इन द ऑफिस बट डज नॉट अज्यूम द टाइटल ऑफ प्रेसिडेंट। ये एकदम ठीक है, क्योंकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो अगर प्रेसिडेंट की तरह काम भी कर रहे हैं ना, भले ही उनको प्रेसिडेंट की तरह सैलरी मिलने लग गई है, सब कुछ मिलने लगा है, पावर्स एंड फंक्शन भी प्रेसिडेंट के परफॉर्म कर रहे हैं, बट स्टिल उनको प्रेसिडेंट हम लोग नहीं बुलाते, हम लोग वाइस प्रेसिडेंट ही बोलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 महीने तक ही हैं। समझ में आया? वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है एक तरीके से, वो रियल प्रेसिडेंट नहीं है वो। तो ऑप्शन नंबर बी है, सेकेंड एंड थर्ड ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड क्या ठीक है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म द इलेक्टोरल कोलाज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। गलत है यार, इलेक्टेड नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी एलिजिबल है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ये एकदम ठीक है कि पार्टिसिपेट करते हैं। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, द इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय पार्लियामेंट नॉट द इलेक्शन कमीशन। ये भी गलत है, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पता नहीं मैंने बताया या नहीं बताया आप लोगों को, बट जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स के जो इलेक्शन होते हैं ना, इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करता है, पार्लियामेंट कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट।
द वाइस प्रेसिडेंट हैज़ द सेम पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड। ये एकदम ठीक है, जब वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं तो उनको वही पावर्स एंड फंक्शन मिलती हैं जो प्रेसिडेंट को मिलता है। द वाइस प्रेसिडेंट कैन विथ होल्ड एसेंट टू बिल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये भी एकदम ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट गवर्नर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये एकदम ठीक है, क्योंकि ये सारे ही काम हमारे प्रेसिडेंट के हैं। अगर इनकेस अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा काम है जो अभी नहीं पता है तो डोंट वरी, अभी ये पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बिल से रिलेटेड पढ़ेंगे, गवर्नर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर है इन केस ऑफ रेजिग्नेशन टू हुम डज द वाइस प्रेसिडेंट सबमिट हिज हर रेजिग्नेशन, किसको देते हैं वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ मुझे बताओ आप लोग, जैसे मैंने इकोनॉमी के प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको भेजने हैं, मैं पॉलिटी के भी भेजने वाली हूँ आप लोगों को, तो ऐसा नहीं करूँगी मैं कि चैप्टर वाइज भेजूँगी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसा नहीं है, बल्कि अभी तक हम लोग जो 16-17 चैप्टर्स कर चुके हैं, इसको मिला के 18 चैप्टर्स, उन सबके मैं मिक्स ही भेजूँगी। प्लस मैंने टेस्ट सीरीज से भी कुछ छांटे क्वेश्चन चैप्टर वाइज, तो वो मैं इंक्लूड करके फिर मैं आपको भेजने वाली हूँ। आई थिंक कल या परसों से मैं भेजना शुरू कर दूँगी डेली, तो उनको आप लोग करना। फिर वीक में किसी भी एक दिन मैं टेलीग्राम पे पोल डाल दूँगी, जब अगर आप लोगों का मेजॉरिटी वोट होगा कि आप लोग कर चुके हो, तब हम लोग उनको करेंगे ताकि आप लोगों को आंसर्स मिल सके, ठीक है। अब है व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या है मिनिमम एज? तो 35, ऑप्शन नंबर सी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी होना चाहिए, मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा ज़रूरी है क्या कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना चाहिए? नहीं, ये गलत है। और अगर आपको ये नहीं है पता, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप डाइसी हो कि नहीं पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर तो होना चाहिए, तो फिर आप ये देखो एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, तो ये तीनों तो हमने साफ साफ पढ़े हैं ना, तो ये तो ठीक ही होंगे। ये हमने नहीं पढ़ा है तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर है द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months ओनली। अब व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इम्पीचमेंट प्रोसीजर है? नहीं, फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं है, बल्कि रिजोल्यूशन पास करते हैं हम लोग। रिजोल्यूशन पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में करते हैं। तो रिजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा एंड अग्रीड टू बाय द लोकसभा, एंड लोकसभा की भी जिसमें सहमति हो, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर है हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं, और प्रेसिडेंट को ही वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करते हैं। अब इफ़ द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट फॉर हाउ लॉन्ग कैन बी विदहोल्ड फॉर द ऑफिसेस? तो 6 महीने के लिए हो सकता है। अभी हमने देखा कि 6 महीने से ज़्यादा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो प्रेसिडेंट नहीं बन के रह सकते। इसके बाद द वाइस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किसको रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट? बताओ मुझे, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है आप लोगों को? अगर मैं वैसे उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ कि किसकी पावर्स एंड फंक्शंस जो है कौन वो करता है, देखता है, तो वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को है। क्योंकि हमारे, देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किसी को जवाबदेह नहीं है, ठीक है, सिवाय जनता के, एक तरीके से देखा जाए तो, बट हमारे प्रेसिडेंट किसी को जवाबदेह नहीं है। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो एक तरीके से है तो चेयरमैन ही राज्यसभा के, तो सिर्फ और सिर्फ वो राज्यसभा के ही लिए ही जिम्मेदार है। जो भी काम हो रहा है वो जो कर रहे हैं वो राज्यसभा के लिए ही कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है राज्यसभा को, ऑप्शन नंबर सी। अब द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? किन सिचुएशंस में? पहला, इफ द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज ड्यूटीज ड्यू टू इलनेस, ये भी एकदम ठीक है कि अगर उनको किसी तरीके की इलनेस है, नहीं काम कर पा रहे हैं, तब। इफ़ द सिटिंग प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड एंड रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, ये भी ठीक है। इफ़ द सिटिंग प्रेसिडेंट ट्रैवल्स अब्रॉड फॉर ऑफिशियल पर्पस, नहीं, ये ठीक नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट तभी बने रह सकते हैं जब ये दोनों कंडीशंस हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2। अगर प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे हैं वो भी ऑफिशियल काम से, तो फिर क्यों वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे? वाइस प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट तब बनेंगे ना अगर जब प्रेसिडेंट की सीट ही खाली हो गई है, प्रेसिडेंट है ही नहीं, समझ रहे हो, या प्रेसिडेंट अपने काम कर ही नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ तो वो ऑफिशियल पर्पस से, अपने काम के पर्पस से ही बाहर गए हैं ना, तो इस केस में वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। अब है हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन होगा बी। इसका फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है, इनका पूरा नाम कमेंट में आपको मुझे बताना है। देन है द वाइस प्रेसिडेंट कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द, किसको दे सकते हैं? प्रेसिडेंट को, ऑप्शन नंबर ए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट अ कैंडिडेट मीट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या है ऐसे? मस्ट बी अ क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं, मेंबर ऑफ राज्यसभा। फिर है मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, ये ठीक है। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर है इन विच केस डज द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन से केसेस में? प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं तब, प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड तब,
प्रेसिडेंट इज अनेबल टू ड्यूटीज़, ये भी ठीक है। अब मुझे बताओ क्या इन तीनों ही केसेस में नहीं ऐसा होता? बिल्कुल ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years बट कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल कब तक? अ सक्सेसर अज्यूम चार्जेस, ये एकदम ठीक है, ये एकदम ठीक है, इसके बाद पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो 5 साल के बाद भी सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं, जो भी अपनी पोजीशन पे है ना, वो तब तक रहेंगे जब तक जो उनका नेक्स्ट आने वाला है उनकी पोजीशन पे वो अपनी पोजीशन ओथ ना ले ले, अपने चार्जेस अज्यूम ना कर ले, जब तक वो ऑफिस में एंटर ना करे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हाउ इज़ अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फिल्ड? अब वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो क्या किया जाएगा? बाय इलेक्शन, बाय द प्रेसिडेंट्स अपॉइंटमेंट, बाय द प्राइम मिनिस्टर्स नॉमिनेशन। देखो, नो फिलिंग इज़ रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नो फिलिंग। मैं बताती हूँ क्या, ऐसा तो नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो काम चल जाएगा, बट वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक्सप्लिसिटली ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा लो या 2 महीने के अंदर करा लो। तो यूजुअली जब वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी आ जाती है, यानी कि 5 साल टर्म पीरियड पूरा होने से पहले उनकी डेथ हो गई या रिज़ाइन कर दिया, कुछ भी ऐसा सिचुएशन आ गया, तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में बाई इलेक्शन कह लो या फिर ऐसा कहा जाता है कि फटाफट इलेक्शन कह लो, इलेक्शन करा दिए जाते हैं फटाफट। तो ये भी नहीं है, नो फिलिंग इज़ रिक्वायर्ड नहीं, फिलिंग इज़ रिक्वायर्ड। बाय द प्रेसिडेंट नॉमिनेशन नहीं है, ये भी नहीं है। फिलहाल इनमें जो सूटेबल है ना वो यही है, बाय इलेक्शन, मतलब जल्दी इलेक्शन करा लो, बस इतना ध्यान रखो। अब व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट व्हेन ही एक्ट एज द प्रेसिडेंट? क्या है वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी जब वो प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं तब? इक्वल टू दैट ऑफ प्रेसिडेंट, एकदम ठीक है, ये एकदम ठीक है। ये जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी प्रेसिडेंट के इक्वल ही है, इसके बाद का कुछ हमें नहीं है हमारे काम का। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड इनमें से क्या है जो ठीक है? ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडेड नॉमिनेट वंस पार्टिसिपेट, एकदम ठीक है। स्टेट असेंबली ऑल्सो पार्टिसिपेट, नो, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर है द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड, किन केसेस में रिमूव किए जाते हैं? ओनली थ्रू इम्पीचमेंट, बाय अ रिजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा एंड अग्रीड बाय द लोकसभा, ये एकदम ठीक है, हमने अभी देखा। हु कैन नॉट बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन है जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के नहीं बन सकते हैं? अ सिटिंग गवर्नर, बन सकते हैं गवर्नर भी वाइस प्रेसिडेंट। अ सिटिंग एमपी, ये एकदम ठीक है, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, जो करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसी भी हाउस के मेंबर हैं, वो जो है वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। ये बन सकते हैं, रिटायर्ड है, चीफ जस्टिस बन सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, और एक सिटिंग गवर्नर भी बन सकता है। ये इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया था कि जो यानी कि करेंटली जो गवर्नर है किसी भी स्टेट के, तो वो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन करेंटली अगर कोई भी मेंबर है लोकसभा का या राज्यसभा का, किसी भी हाउस का मेंबर है, तो वो नहीं बन सकता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी इज ए इज द राइट आंसर। अब हाउ डज द वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस? कैसे करते हैं वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, बताओ मुझे। बाय प्रपोजिंग बिल्स, नहीं। बाय वेटोइंग लॉ, नहीं। बाय रिजाइडिंग ओवर द राज्यसभा। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये भी आपको नहीं पता होगा, ये हम पार्लियामेंट वाले में पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, बट फिर भी ये आपको जानना ज़रूरी है कि जो यानी कि जब हम वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर हैं, यानी कि राज्यसभा में कोई भी कानून बनने की बात चल रही होगी, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा होगा, तो उसमें उनका पूरा योगदान होगा। कोई भी जो बिल है चेयरमैन की बिना मर्जी के इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। अब चेयरमैन कौन है हमारे राज्यसभा के? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी हैं। तो कोई भी जो राज्यसभा का सेशन होगा, प्रिसाइडिंग ओवर का मतलब ये मान लो कि कोई भी राज्यसभा का सेशन है वो उनसे ही शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है? डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब ये होता है उनकी इच्छा के मुताबिक पावर। ये आप लोग पढ़ोगे तो इस टेंशन मत लेना, ठीक है। रिजॉल्विंग डेडलॉक्स, ये नहीं पता होगा भी आपको। वोटिंग इन द राज्यसभा, सबको है वोटिंग राइट, मेंबर्स को भी है, तो कुछ ऐसी अलग पावर नहीं है उनको। कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई इन राज्यसभा, कास्टिंग वोट का मतलब ये होता है एक एक्स्ट्रा वोट है उनके पास, यानी कि वो एक इंसान 2 वोट कर सकते हैं। एक तो एज यूजुअल जो मेंबर ऑफ राज्यसभा वो कर सकते हैं, और एक कास्टिंग वोट भी रहता है, यानी कि एक स्पेशल वोट, इस तरीके से मान लो। पर अभी ना मतलब इतना ही समझ लो, इसको पार्लियामेंट वाले में पढ़ेंगे तब समझाऊंगी मैं अच्छे से। इसके बाद द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट? वाइस प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट? कौन सी ब्रांच के पार्ट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये बताओ मुझे। तो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के ही पार्ट होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट गलत है बतानी है हमको। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सही है। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज
टर्म एंड्स, नहीं यार, बिफोर हिज टर्म एंड्स नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट को उनका जो 5 साल का टर्म पीरियड है ना, उससे पहले भी उनको हटाया जा सकता है। तो आई थिंक ये वाला जो है, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये दोनों भी देख लेते हैं। हिज टर्म इज़ 5 years, ये भी ठीक है। ही एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी ठीक है। यानी कि जब प्रेसिडेंट एब्सेंट है, प्रेसिडेंट के एब्सेंस है, तो उस एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करते हैं। बेसिकली हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो कभी खाली नहीं रहना चाहिए, तो उस खालीपन को कौन भरते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट, इनमें से कौन सा है? अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है, क्या मैंने उसमें आपको कोई क्वालिफिकेशन पढ़ाया है कि उनको ग्रेजुएशन करनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए, या कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया है, राइट? तो ग्रेजुएट डिग्री ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है। नो स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सही है, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिकली एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फिर है हमारे पास हु डिसाइड द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट है। अगर कुछ ऐसा हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट है जिसका फाइनल जजमेंट हम लोग मानते हैं। अब इसके अलावा मैंने आप लोगों को ना प्रेसिडेंट वाला चैप्टर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये वाले क्वेश्चंस भी थे जो मुझे कराने थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन से एक काम करें, ये भी कुछ 30 के आसपास है। तो एक काम करती हूँ मैं जो आपको प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस दूंगी, या फिर ये जो PDF दूंगी मैं आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाले चैप्टर का, उसमें मैं अटैच कर दूंगी। आई थिंक मैंने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में मैंने अटैच भी कर रखे हैं, तो आप लोग कर लेना। फिर जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ना, अगर कोई डाउट होगा तो बता देना इसी वीडियो के कॉमेंट में, या प्रेसिडेंट वाले वीडियो के कॉमेंट में कि क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है, 7 में डाउट है, 6 में डाउट है। तो फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन का पूरा सेशन ले लूँगी, उसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रेसिडेंट वाले चैप्टर के। वो आपको जो प्रेसिडेंट वाले चैप्टर, वो जो पॉलिटी की वीडियो जिस दिन आई थी ना, टेलीग्राम चैनल पे देखना, उसी दिन मैंने नोट्स दिए होंगे आपको। उसी नोट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और उसी वीडियो पे आपको कमेंट करना है अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो नहीं समझ में आया है तो फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन लूँगी ना, जब जैसे इकोनॉमी का प्रोवाइड कर रही हूँ, पॉलिटी का ऐसे प्रोवाइड करूँगी, तो उसी में मैं वो भी इंक्लूड कर दूँगी, ठीक है। अब हैं ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। जिसका सही होगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगी, ताकि आप बाकियों को पता लग जाए आंसर। तो क्या है, हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। फिर है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू विच वोटिंग सिस्टम, कौन से वोटिंग सिस्टम से होता है। व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनमें से बताना है आपको मुझे। फिर है हु एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये बताना है आपको मुझे। ईजी है सारे क्वेश्चंस, तो कोशिश करना इनका आंसर दे पाओ। एंड आई होप आपको आज का जो सेशन था वो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।